नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, आगामी परीक्षाएं, लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। अब आगामी परीक्षाएं आपके द्वार पे खड़ी हुई हैं। यूपी पीसीएस एग्ज़ाम आ रहा है, समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है। ये आगे के 4-5 महीने जो आपके हैं काफ़ी क्रूशियल, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके करियर के लिए। तो इसमें बहुत सीरियसली आप लोग बिंदुओं पे स्टडी के जो भी पॉइंट्स आपके हैं उस पर बहुत ध्यान से सीरियसली आप लोग देखिए, जिससे कि आपका जो ये एग्ज़ाम है वो आगे का क्रैक हो सके। समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम तो अक्टूबर में ही है पीसीएस का। उसके बाद अगर दिसंबर में देखेंगे तो आप फर्स्ट वीक में ही आपका समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है। तो दोनों ही एग्ज़ाम आपके पास इतने अच्छे अवसर हैं, इतनी अच्छी तैयारी करने का समय आपको मिल रहा है कि अगर बेहतर तरीके से आप करेंगे तो उम्मीद की जा सकती है कि आप परीक्षा को क्रैक भी कर सकते हैं, और मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा होगा। इसी क्रम में हम लोग पढ़ भी रहे हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं और खूब सीरियसली पढ़िए। अब हम लोग एक क्वेश्चंस की भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जो कि क्रमबद्ध तरीके से आ रहा है। स्पेशली आप लोगों को समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस के लिए बहुत उपयोगी होगा, और हर सब्जेक्ट्स के आपको क्वेश्चन सीरीज मिलेंगे। लेकिन अभी हम लोग शुरुआती दौर में स्टार्ट कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ा रहे हैं उन सब्जेक्ट्स के आपके सीरीज आएंगी आपको। जैसे कि हिस्ट्री की अभी क्लास एक वीडियो आपकी पढ़ चुकी है, आगे भी आपको ज्योग्राफी की वीडियो मिलेगी, फिर पॉलिटी की वीडियो मिलेगी। पॉलिटी का भी वीडियो उम्मीद है कि 1-2 दिनों में वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्ज़ाम से पहले सब कंप्लीट कर लिया जाएगा। अक्टूबर या दिसंबर से पहले ही सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स हैं उनके पहले ही सारे क्वेश्चंस आपको कोशिश की जाएगी कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिल जाएँ आपको, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हों। बस ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं होंगे कि जो कि गत वर्ष आए ही हैं। क्या संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं, उससे भी क्वेश्चंस हम लोगों के होंगे। आइए हम लोग बात करते हैं अपने मूल बिंदु पे, जिस पे हम लोग लास्ट डे क्लासेस ले चुके हैं। आज उसी के क्रम में हमारी दूसरी क्लास इस पे है। पहली क्लास हम लोगों ने ली थी स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में, पहली क्लास हम लोगों की थी। आज हम लोगों की स्थानीय स्वशासन का भाग 2 दूसरी क्लास होगी, जिसमें हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में विशद रूप से चर्चा करेंगे। पिछली क्लास जो हम लोगों की थी वो क्लास हम लोगों की स्थायी स्वशासन की स्थापना भारतवर्ष में कब से हुई और किस क्रमिक गति से उसका विकास हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की उसमें। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि देश आज़ाद होने के बाद जब हमारा संविधान बन जाता है, संविधान बनने के बाद में कौन कौन से समितियों का गठन, समय के साथ क्या क्या किया गया और उन समितियों का क्या रोल रहा, और उन समितियों से प्रेरणा लेते हुए गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या मतलब इस्टेब्लिश किया। तो उसमें क्या में हम लोगों ने देखा, सबसे पहली जो प्राचीन समिति जो हम लोगों की रही है वो बलवंत राय मेहता समिति रही, जो कि सबसे महत्वपूर्ण समिति 1957 में इसका गठन किया गया था। उसने अपनी सिफारिश संस्तुति जो दी, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आप ज़रूरी समझें तो लास्ट वीडियो जरूर देख लें इसको, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसमें हम लोगों ने देखा बलवंत राय मेहता समिति आती है और उसने त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना के लिए एक संस्तुति करती है, और संस्तुति को गवर्नमेंट मान लेती है। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी महोदय की सरकार रहती है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को, और उसके बाद में फिर ये पूरे भारतवर्ष में लागू करने की बात करते हैं और लागू भी कर दिया जाता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रायोगिक तौर पे सबसे पहले 1958 में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। त्रिस्तरीय जो पंचायत की जो व्यवस्था की गई सबसे पहले आंध्रा में था, लेकिन ये चूँकि प्रायोगिक तौर पर था, इस कारण से इसको फाइनली ये नहीं माना जाता है कि सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया। तो जब लागू करने की बात आ जाती है तो 2 अक्टूबर 1959 में और 1959 में जो है सबसे पहले जो है आपका ये जो नागौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है राजस्थान का, यहाँ पर इसको लागू किया गया था। यह सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोग पहले से जानते होंगे। उसके बाद में फिर 1959 में ही फिर आंध्रा में लागू कर दिया जाता है। तो पूछता है सबसे पहले कि कौन सा राज्य ऐसा रहा है जहाँ पर सबसे पहले लागू किया गया, तो सबसे पहले राजस्थान आ जाता है। लेकिन अगर पूछेगा एग्जाम में कि प्रायोगिक तौर पे सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, तो आंध्र प्रदेश आप कहेंगे उसको, ठीक है। फिर सेकंड फेज में 1959 में ही 1959 में ही फिर आपका आंध्रा में भी लागू कर दिया जाता है, यानी कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों साथ ही साथ चलते हैं। और 2 अक्टूबर 1959 को 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से इसको स्टार्ट किया गया था। ये तो बेसिक तरह से आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि समय समय पर कि बहुत सारी स्थानीय स्वशासन को और सुधार करने के लिए और उन्नत बनाने के लिए
समय समय पर और भी बहुत सारी समितियों का गठन किया गया, जिनके बारे में हम लोगों ने देखा था, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण 20 साल बाद लगभग जो समिति आती है, अशोक मेहता साहब की समिति आती है 1977 ईस्वी में। इसके बाद में बहुत सारी समितियों का जो है आपका गठन किया जाता है। उन समितियों के माध्यम से आपको जानने को मिलता है कि समय समय पर क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं आपकी, और क्या क्या की जाती हैं। पी.वी. के राव जो समिति है 1985 में आती है, फिर उसके बाद में एल.एम. सिंघवी की जो आती है समिति, वो उसके 1 साल बाद 86 में आती है। फिर इस तरह से क्रम में करते हुए बहुत सारी समितियों का जो भी है गठन होता है। सरकार इससे प्रेरित होती है और प्रेरणा लेने के बाद में सरकार 1989 में आप देखते हैं कि राजीव गांधी जी की सरकार रहती है, तो राजीव गांधी महोदय इस पे विशेष इंटरेस्ट लेकर के जो इन समितियों के द्वारा, जैसे आपने देखा कि जो समितियां आपकी गठित की गई, इन समितियों की जो संस्तुतियां रही हैं वो डायरेक्टली बहुत सारी समितियां, जैसे अशोक मेहता समिति इसके बाद आई, पी.वी. के राव समिति जो आई, इसके बाद में इन समितियों की संस्तुतियां पूरी तरह से फाइनली लागू नहीं की गई, मतलब पूर्ण रूप से लागू नहीं की गई। इनकी त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें क्या कर दिया गया, इनके मतलब समितियों को जो सिफारिशें थी उसको डिनाई कर दिया जाता है, लेकिन इसको गवर्नमेंट विशेष तौर से इंटरेस्ट लेती है इस पर। जैसे एल.एम. सिंघवी समिति है, पी.के. थुंगन समिति है, ये जो दोनों समितियां रही हैं, इससे राजीव गांधी महोदय बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और 1989 में वो संसद में एक विधेयक लेके आते हैं जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही जाती है, पंचायतों में SC/ST के लिए आरक्षण की बात की जाती है, वित्त आयोग के गठन की बात कही जाती है। ऐसे बहुत सारी संस्तुतियाँ की जाती हैं और जिसको सरकार प्रेरित होकर के लाती है, लोकसभा में पारित भी करा लेते हैं राजीव गांधी महोदय। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको डिटेल में इसके बारे में। फिर उसके बाद में लेकिन फाइनली वो राज्यसभा में वो पारित नहीं करा पाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। फिर उसके बाद में आपने देखा कि उसके बाद 1992 में पी.वी. नरसिम्हा राव साहब की सरकार बनती है। उन्होंने पंचायती राज को लेकर के मतलब एक अपना संसद में विधेयक लेकर के आते हैं और फिर वो अधिनियम पारित हो जाता है, कानून बन जाता है। कानून बनने के बाद में 73वां संविधान संशोधन किया जाता है। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना फाइनली कर दी जाती है 24 अप्रैल 1992 ईस्वी में। ये चीज़ें आपकी लागू हो जाती हैं। इस नाते जो आपका 24 अप्रैल है पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष में। यहाँ तक की बातें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आज हम लोग इसी को ही आगे लेकर के चलेंगे, इसी क्रम में चलेंगे कि जो इसमें जो सुधार किए गए, जैसे मैं बता दूं आपको कि पंचायती राज व्यवस्था जब लागू की गई 1973वां संविधान संशोधन किया गया। इसके बाद देखेंगे 74वां, तुरंत उसी वर्ष में ही 74वां संविधान संशोधन, मतलब उसी वक्त ही 74वां संविधान संशोधन भी किया गया, जिसमें नगर निगम के बारे में, नगर पंचायत के बारे में बताई गई बात। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नगर पंचायत के बारे में देखेंगे। आज हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में ही बाकी जो शेष बचा है वो डिटेल करेंगे। इसमें उन्होंने क्या किया कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें कुल टोटल 16, मतलब जो एक तरह से कहिए कि जो भाग 9 था इसको अपडेट किया गया। भाग 9 में जो पंचायतों के बारे में विवरण दिया गया था उसको और मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई करके 16 अनुच्छेदों को, अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक 16 आर्टिकल्स, 16 अनुच्छेदों को इसमें जोड़ा गया पंचायतों में। और 16 अनुच्छेदों के बाद में अनुसूची जो आपकी है, अनुसूची भारतीय संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या पहले 8 थी, फिर उसके बाद में 2 और बढ़ाया गया था। लेकिन यहाँ पर 92 जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन होता है, इसके माध्यम से 2 अनुसूचियाँ और बढ़ाई जाती हैं, अनुसूची 11, अनुसूची 12। अनुसूची 11 में पंचायतों का स्थान दिया जाता है, उसमें उसकी डिटेल की गई है। तो कुल टोटल 16 आर्टिकल्स जो अनुच्छेद हैं, इनमें पंचायतों के संदर्भ में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं। आज हम लोग इसी के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और कौन कौन से राज्य हैं हमारे भारतवर्ष में कि जहां पर पंचायती राज व्यवस्था की मतलब जो व्यवस्था बनाई, त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था है, कहां पर 2 स्तरीय है, कहां पर 4 स्तरीय है और कहां पर 1 स्तरीय व्यवस्था है, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल में हम लोग देखेंगे। एक साथ में 243 अनुच्छेद में जो 243 अनुच्छेद है, इसमें ओ तक के बारे में जो इंपॉर्टेंट उनके बारे में देखेंगे। वित्त आयोग का गठन कहाँ से किस में होता है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आइए इसकी थोड़ी सी विशद रूप से हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 243 जो आपका है, ये आपका भारतीय संविधान में पूरी तरह से पंचायतों को लेकर के ही स्टैब्लिश किया गया। मैंने जैसा अभी आपको बताया कि कुल टोटल 16 आर्टिकल्स हैं, 16 अनुच्छेद इसमें हैं, जो कि स्पेशली किसके बारे में बताते हैं, पंचायतों के संदर्भ में बात करते हैं। इसमें जिसमें उल्लेख पूरी तरह से किसको किया गया है, पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया है इसमें से। और आप जानते हैं कि मैंने भी आपको बताया कि 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल को ही ये अडॉप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था भारतीय
भारतीय संविधान मतलब एक तरह से कहिए भारतीय संसद के द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में ये फाइनली 24 अप्रैल को लागू कर दिया गया था पूरे भारतवर्ष में। और मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट रहा है, आपका पहला ऐसा राज्य रहा है जिसने पंचायत को अपने यहाँ, ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को सबसे पहले अपने यहाँ लागू किया था। ठीक है, इसको जो फार्मूले पे अपने लागू किया। अब यहाँ बात हो रही है, देखिए ये 73वें संविधान संशोधन के बाद की बात हो रही है कि फाइनली अपने पूरे राज्य में लागू करने की बात। यहाँ बात ये नहीं हो रही कि पंचायत सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था किस राज्य में की गई, राजस्थान नागौर वाली बात ये बहुत पहले की बात है, ये तो 1959 की बात हो रही है ना, तो वहाँ की बात नहीं, यहाँ पर बात हो रही है 73वें संविधान संशोधन के बाद में कौन सा ऐसा राज्य था जो पूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था के जो नियम कानून थे उसको अपने यहाँ अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट कौन सा था, तो मध्य प्रदेश। ध्यान में रखिएगा आप लोग, पहला स्टेट था मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न जो स्वरूप है वो थोड़ा बदल रहा है क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के बाद जो 1992 में हुआ था, 1992 में पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार में हुआ था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अब कि जो अनुच्छेद है उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं और किस किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। अब एक बात हम लोग कर लेते हैं कि पंचायतों के बारे में हमारे नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल जो हमारा है अनुच्छेद 40 क्या कहता है, अनुच्छेद 40 में किन बातों का उल्लेख किया गया है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए है क्या, ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाने के लिए भारत सरकार को एक तरह से कहिए निर्देशित किया गया है या एक तरह से बात बताई गई है कि अनुच्छेद जो 40 मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वीडियो है उसमें बताया था मैंने कि ये आपका भाग 9 में है और अनुच्छेद 40 में है। इसके बारे में बताया गया था कि गांधीवादी नेता थे, आप लोग याद करिए कौन से नेता थे जो गांधीवादी नेता थे जिन्होंने इसके बारे में ये त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बात कही थी। श्री मन्ना नारायण अग्रवाल साहब थे, याद होगा आप लोगों को, मन्ना नारायण अग्रवाल जी ने उन्होंने क्या है संविधान सभा में इसके बारे में प्रस्ताव रखा था कि मतलब ये लागू किया जाए, है ना। तो नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की, स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के बारे में उल्लेखित किया गया था। तो अनुच्छेद 40 में और भी क्या बातें बताई उन्होंने, इसके साथ में पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित किया गया है और साथ ही साथ उन्हें स्वायत्त शासी इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक जो शक्तियाँ हैं वो देने के बारे में बात कही गई। यानी कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायतों को स्वायत्त बनाया जाएगा, तभी वो जो विजन है सरकार का या जो संविधान में जो बातें कही गई, जो मकसद पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था लाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसका मूल मकसद तभी पूरा हो पाएगा जब पंचायतों को स्वायत्तता मिलेगी, शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी, वित्तीय पावर उनके पास होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जब होगी तब जाकर के कोई चीज़ होगी। तो ये इन सब सारी चीज़ों का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। ठीक है, अब हम लोग इसकी डिटेल करते हैं। अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 क के अंतर्गत करते हैं। अनुच्छेद जो आपका है अगला आर्टिकल है 243 क या इसे ए कहेंगे आप, में क्या बातें उल्लेख की गई हैं। एक एक बिंदु को आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा और ध्यान से सीरियसली सुनते जाइएगा क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ है अनुच्छेद 243 का में ग्राम सभा के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों को करेगी, कौन करेगा, ग्राम सभा ऐसे कार्यों करेगी जो राज्य विधान मंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। यानी कि इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतें ऐसा कार्य करेंगी जो राज्य विधान मंडल, चूंकि देखिए पंचायतें जो हैं वो कहाँ किसका विषय होंगी, ये राज्य सरकार का विषय है। ध्यान रखिएगा कि पंचायतें किसका विषय हैं, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो राज्य सरकार का विषय होती है। पंचायतों के संदर्भ में विधानमंडल ही कानून विधि बनाता है, वो जब चाहता है 5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में नई पंचायतों का गठन करता है और चुनाव की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायतें हैं उन पंचायतों के लिए जो कानून बनाने का कार्य करता है वो कौन करता है, राज्य विधानमंडल का इसके लिए उपबंधित करता है, कानून बनाता है। ठीक है, और इसी में ग्राम पंचायत जो होती है वो क्या होती है, ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था होती है। ग्राम पंचायत जो है ये ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था होती है जो कि उसके कार्यों को क्रियान्वित करने में मतलब उसको एक तरह से कहिए निरीक्षण करने का या मूल्यांकन करने का कार्य करती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों का, ठीक है, क्या करती है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण और मूल्यांकन। तो ये सब ध्यान रखिएगा, क्या है इसमें, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत, आपने सुना होगा, सेक्रेटरी वगैरह का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ग्राम पंचायत जो है कोई चीज़ निर्माण कार्य करती है तो ग्राम सभा का जो प्रधान होता है वो क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है, देखता है, और उसके सदस्य जो हैं ग्राम सभा के वे एक तरह से निरीक्षण करने का कार्य करते हैं, ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण करने के बारे में बात, मतलब उसका उनका मूल कार्य यही है। तो पूछता है अनुच्छेद 243 क में क्या किसके बारे में बताया गया, तो ग्राम सभा में के बारे में उसमें उल्लेखित किया गया है। ग्राम सभा मतलब अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगी, ऐसे कार्यों से करेगी जो राज्य विधानमंडल समय समय पर अपने विधि द्वारा स्थापित क्रिया के द्वारा बनाएगा, उसी हिसाब से अपना कार्य करेगी। ठीक है, तो ये बात बताई गई है। इसके आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 243 बी जो कहता है वो क्या कहता है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। ये क्या करता है, यहाँ पर बी जो आपका है वो क्या कहता है, ये त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था जो स्वरूप, जैसे हमने बताया था लास्ट वीडियो में, आपने देखा होगा, जो लोग समझ रहे होंगे उस चीज़ को, त्रिस्तरीय ग्राम स्तर पे, फिर उसके बाद में क्षेत्र स्तर पे, ठीक है, और क्षेत्र पंचायत सदस्य, उसके बाद में जिला पंचायत स्तर, यानी कि एक तरह से ब्लॉक स्तर पे कहिए, ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे और ग्राम स्तर पे, 3 स्तर की जो इकाइयाँ हैं। तो ये त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था की जो संरचना है, इसको अनुच्छेद 243 बी में प्लेस दिया गया है, स्थान दिया गया है। ठीक है, इसमें उल्लेखित किया गया है इन बातों को कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करती है, जिसमें राज्यों की जनसंख्या, हाँ एक चीज़ और भी इसमें है कि त्रिस्तरीय जो बात कही गई है कि त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण करेगी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है, तो ये क्या संपूर्ण राज्यों के लिए, सभी लोगों के लिए है, तो व्यवस्था तो सभी के लिए की गई थी, लेकिन अभी आगे चल करके कुछ एक्सेप्शनल केसेस आप लोग देखेंगे, वो भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पहले हम लोग अनुच्छेदों में क्या दिया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर डिटेल करते हैं। लेकिन साथ ही साथ यह भी उपबंधित किया गया है कि जिन अनुच्छेदों में जिन राज्यों में जनसंख्या 20 लाख से कम है ना, ये बहुत पहले जब संविधान हमारा बना था 92 में, अभी तो ऑलमोस्ट सभी जनसंख्या काफ़ी होती चली जा रही है, तो धीरे धीरे कोई राज्य ही नहीं बचेगा जो इतनी कम जनसंख्या का हो। तो 20 लाख से कम की जनसंख्या वाले जितने भी स्टेट हैं उनके लिए क्या 2 स्तरीय पंचायतों की व्यवस्था की गई। 2 स्तरीय वहाँ पर जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई, त्रिस्तरीय न होकर के 2 स्तरीय होगी। 2 स्तरीय में मैंने त्रिस्तरीय में आप लोगों को बताया है, मतलब मैंने क्या बताया, ग्राम पंचायत है, ग्राम स्तर पर है, फिर उसके बाद में क्षेत्र स्तर पर है, ठीक है, और उसके बाद में जिला स्तर पर है। ये 3 इकाइयाँ बनाई गई हैं। ठीक है, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था में है। तो जहाँ पर जनसंख्या 20 लाख से कम है जिन राज्यों के लिए, वहाँ पर कहा गया है कि बीच वाला स्तर की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर 2 ही स्तर की व्यवस्थाएं चलेंगी, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत स्तर पे। तो ये बात उपबंधित आप लोग ध्यान रखिएगा कि जहाँ की जनसंख्या 20 लाख के करीब में 20 लाख से कम है, वहाँ पर मध्यवर्ती पंचायतों के गठन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, वहीं पर देखेंगे तो और भी यहीं पे जान लेते हैं कि मतलब यहाँ पर तो आपको बताया मैंने कि जहाँ पर 20 लाख से कम की जनसंख्या है वहाँ पर प्रावधान इसका नहीं किया गया है, कि मतलब वहाँ पर कहा गया कि मध्यवर्ती पंचायतें जो स्तर है वो ना रहे, वहाँ पे नहीं रखने की बात कही गई है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि पश्चिम बंगाल एक भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था ना होकर के 4 स्तरीय वहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो वहाँ पर 2 चीज़ें तो कॉमन है, ध्यान रखिएगा, एक ग्राम स्तर पर है और एक दूसरे जिला स्तर की ये है। इसके अलावा जो है यहाँ पर 2 और व्यवस्था नहीं, आंचलिक पंचायतें हैं, आंचलिक। ठीक है, ये दो बिंदुओं पे आप लोग थोड़ा विशेष तौर से ध्यान दिए। अंचल पंचायत है और आंचलिक परिषद है। अंचल पंचायत यहाँ पे अंचल पंचायत और आंचलिक परिषद। ठीक है, ये 2 बीच में इकाइयाँ इनकी आ जाती हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी जगह पर। ठीक है, तो ये दूसरा हो जाता है और ये तीसरा बिंदु बन जाता है, और चौथा ये हो जाता है आपका जिला, और उसके बाद पहला नंबर पे हो जाता है ग्राम। तो ये पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट आपका है जहाँ पर पंचायत त्रिस्तरीय ना होकर के 4 स्तरीय पंचायत है। क्लियर? तो 4 स्तर में कौन कौन से आते हैं, वहाँ पर पहला ग्राम स्तर पे आ जाए, ग्राम पंचायत आ जाती है, उसके बाद में आंचल पंचायत आती है, तो उसके बाद में आंचलिक परिषद आती है, उसके बाद में जिला परिषद आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये 4 स्तर की व्यवस्था थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और ये प्रावधान किया गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं आर्टिकल, इसके आगे के आर्टिकल के बारे में देखते हैं, जो अनुच्छेद 243 ख के बारे में, सी के बारे में हमारे बताता है। ये जो आपका जो अनुच्छेद 243 सी है वो पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान करता है। क्या करता है? पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान करता है। क्या करता है? अनुच्छेद
243C जो है पंचायतों की संरचना के बारे में उल्लेख करता है। क्या करता है? पंचायतों की संरचना क्या होगी, संरचना के बारे में प्रावधान को इंगित करता रहता है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद देखते हैं हम लोग। ये एक एक बिंदु याद रखिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जिससे कि एग्जाम में आप लोगों को आसानी से वो चीज़ आप कर पाएँ। ठीक है, तो एक एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 16 आर्टिकल है, 16 में से जो जो इम्पोर्टेंट आपके हैं, जैसे एक सबसे इम्पोर्टेंट आपको मिलता है वित्त आयोग के बारे में। राज्य वित्त आयोग है या निर्वाचन आयोग है, तो वित्त आयोग आई में आपका इंडिकेट किया गया है। तो ये सब चीज़ें आप लोग कुछ चीज़ों को बहुत सीरियसली ध्यान में रखिएगा। बाकी जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जो एग्जाम में आपको आ सकता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 248D में है। इसमें क्या कहता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या कहता है, इसमें देखिए आरक्षण के बारे में बात करता है। यहाँ पर कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया। तो एक बात जान लीजिएगा कि आरक्षण किसको मिला हुआ है, तो उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि आरक्षण सिर्फ मिला है, एक आरक्षण की जो कैटेगरी है वो 2 कैटेगरी है। एक तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, को मिला हुआ है आरक्षण। दूसरी कैटेगरी आपकी है महिलाओं की। महिलाएं, संपूर्ण महिलाएं, टोटल मेल और फीमेल के आधार पर जो निर्धारण किया गया है, तो उसको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको क्या व्यवस्था की गई, अनुच्छेद 243D में क्या कहा गया है, वहाँ पर कहा गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को, और या पहले हम बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण देने की बात कही गई है, और फिर उसके बाद में उनकी महिलाओं को आरक्षण देने की बात। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया, उसमें ये बात बताई गई है कि आरक्षण उनकी संख्या के अनुपात में होगा, यानी कि जिस अनुपात में उनकी जनसंख्या होगी उस राज्य में उस जनसंख्या के अनुपात के आधार पर उनको आरक्षण दिया जाएगा। और जो उनको आरक्षण दिया जाएगा उसमें से 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए होगा। किसकी महिलाओं के लिए होगा? SC ST महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। यानी कि कोई भी सीट का आरक्षण जो भी मिलेगा SC ST को, उसमें से जितनी सीटें SC ST को मिल रही हैं उनमें से 1/3 सीटें SC ST महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। ठीक है, और दूसरा प्रावधान ये है कि टोटल जो सीटें हैं, उन टोटल सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। यानी कि जो अनरिजर्व सीटें हैं उनमें से भी, यानी कि अगर हम 100 सीटें रिजर्व मानते हैं, मतलब 100 सीटें मानते हैं टोटल का, तो 1/3 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, संपूर्ण मतलब कैटेगरी के महिलाओं के लिए, यानी SC OBC और जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए 1/3 सीटें रखी जाएंगी, ये महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। उसके बाद अगर मान लिया जाए कि कहीं पर सीटें SC ST को मान लिया जाए एक मिनट के लिए 20 सीटें रिजर्व की गई हैं, तो 20 सीटों में से 1/3 SC ST महिलाओं को आरक्षित होगा। आप समझ गए होंगे। तो इस तरह का प्रावधान इसमें अनुच्छेद में इसमें किया गया है। तो बड़ी अच्छी चीज़ इसमें है, यानी कि इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ, SC ST के लिए स्थानों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। इनमें से 1/3 यानी 1/3 भाग SC ST वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, तथा साथ ही पंचायत के कुल स्थानों का, यानी पंचायत में जो मैंने बताया ना, कुल अगर 100 सीटें मानते हैं तो उसके बारे में बता रहे हैं, साथ ही पंचायतों के कुल स्थानों का 1/3 स्थान सभी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, जिसमें SC ST स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थान सम्मिलित होंगे। यानी कि SC ST की महिलाओं के लिए सीटें भी मिला करके टोटल जो सीटें हैं उसका 1/3 जो है किसके लिए आरक्षित किया जाएगा? महिलाओं के लिए। तो 2 बातें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये बात कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जितनी सीटें होंगी उसमें से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, और टोटल जितनी सीटें होंगी उसमें से 1/3 सभी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें की जाएंगी। तो ये बात इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243D। तो पूछता है एग्जाम में आपसे कि किस अनुच्छेद में इस बारे में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 243D में आरक्षित किया गया है, इस तरह से आवंटित किया गया है क्षेत्रों को। उसके साथ साथ हम देखें तो अगर बात करते हैं 83वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित
आरक्षण संबंधी प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है। यानी कि देखिए जो सीटों के बारे में हम लोगों ने बात किया, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश मतलब जो है भारत का एक ऐसा मात्र राज्य है जहां पर अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या नहीं है। क्या है? नहीं है। तो इसके लिए 83वां संविधान संशोधन जो कि 2000 में किया गया, उसमें यह प्रावधान किया गया कि पंचायतें जो आपकी हैं, पंचायतें हैं ना, पंचायतों में एससी को आरक्षण नहीं है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर एससी की संख्या जनसंख्या नहीं मिलती है। एससी की जनसंख्या न मिलने के कारण से 83वां संविधान संशोधन 2000 में किया गया, जिससे कि एससी की सीटें वहाँ पे जो थी वो हटा दी गई, बिकॉज वहाँ पर एससी की जनसंख्या नहीं है। इस नाते अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पंचायतों में एससी को आरक्षण नहीं दिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई समय सीमा जैसे कोई निर्धारित नहीं की गई है। जैसे एससी के लिए देखिए होता क्या है ना कि आरक्षण की जो व्यवस्था थी वो प्रत्येक 10 वर्षों के लिए, आप जानते हैं कि पंचायतों की बात हम लोग चूँकि कर रहे हैं, पंचायतों के अलावा अगर हम देखें तो वो बात ये बताई गई कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में आरक्षण समाप्त हो जाएगा, इसकी बात की गई थी। तो 2010 में अगर हम देखेंगे तो आरक्षण की समय सीमा समाप्त की गई थी, तो फिर 2020 तक ये आया, फिर 20 के बाद में सरकार ने फिर इसको एक्सटेंड किया अगले 10 सालों के लिए। तो ऐसे से ये आरक्षण मतलब बढ़ता ही जा रहा है और चीज़ें अपने नए नए स्वरूप में आती रहेंगी। पहले आर्थिक रूप से जो सवर्ण थे उनको आरक्षण नहीं था, फिर सरकार ने उनको आरक्षण दिया। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी व्यवस्थाएं, तो आरक्षण का घटना बढ़ना ये तो फिर राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। आगे चल करके आप लोग देखेंगे, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, उसको देखेंगे कि कैसे कैसे सरकार की क्या पॉलिसीज़ हैं। तो वो आरक्षण को इस रूप में से किया गया। हालांकि बहुत सारे राज्य ऐसा चाह रहे हैं कि जो महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कही जा रही है। 50% आरक्षण 2009 से भी महिलाओं को दिया गया है कि मतलब टोटली महिलाओं को दो आरक्षण 50% सीटें उसमें आरक्षित कर दी जाएं पंचायतों में। तो ये बहुत सारे बिंदुओं पे हम लोग देखेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में ध्यान रखिएगा, वहाँ एससी की जनसंख्या न होने के कारण से ऐसा रहा है। और महिलाओं के लिए आरक्षण कब तक दिया जाएगा, इसके बारे में संविधान में कोई बात वर्णित इसमें नहीं की गई, पंचायतों के संदर्भ में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि इसमें मौन है, महिलाओं को निश्चित काल के लिए जो है व्यवस्था दी गई है। ठीक है, तो आगे देखते हैं और फिर क्या बातें बताई गई। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान में पंचायतों में आरक्षण का कोई प्रावधान ओबीसी कैटेगरी के लिए नहीं दिया गया है किसी भी स्तर पर। लेकिन एक बात कही गई, किंतु राज्य विधानमंडल अन्य पिछड़े स्तर के लोगों के लिए अगर वो चाहे तो विधि बना करके उनको आरक्षण दे सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है? राज्य विधानमंडल अगर चाहे तो बीसी लोगों को, यानी कि पिछड़ी जाति के लोगों को पंचायतों में आरक्षण देने का प्रावधान वो कर सकती है। और ऐसा प्रावधान किया भी गया है भारत उत्तर प्रदेश में। अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं कि 2000 में क्या किया गया कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने वर्ष 2000 में 1947 में जो पंचायत अधिनियम था, पंचायती राज अधिनियम 1947 में उसे संशोधन करके ओबीसी कैटेगरी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी। कब की? 2000 में। और उन्होंने 1947 में पंचायती राज जो अधिनियम हमारा रहा है उसमें संशोधन करते हुए पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात, ये तो महत्वपूर्ण बिंदु आपके हो गए। अब हम लोग बात करते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 243E में इसमें क्या कह रहा है? अनुच्छेद 243E इसमें क्या कह रहा है? इसमें बात बताता है कि इन पंचायतों के कार्यकाल के बारे में। तो कार्यकाल के बारे में आप जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो सभी जितने भी राजनीतिक पद हैं वो हमेशा उनका कार्यकाल 5 वर्ष का ही रहता है, 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल होता है। तो सेम वही व्यवस्था यहाँ पर भी है, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। और अगर पंचायतें अगर भंग हो गई हैं तो लास्ट के जो 6 मंथ में अगर कोई भंग हुई है तो पंचायत के चुनाव नहीं कराए जाते हैं और फिर वो उसी में निकल जाता है। लेकिन उसके पहले अगर कोई पंचायत भंग होती है तो उसके चुनाव इलेक्शन किए जाएंगे और उसमें पंचायतें गठित की जाएंगी, नई पंचायत का चुनाव होगा। इस तरह से क्रम में चलता है। तो ऑलमोस्ट जो चीज़ें आपने और चीज़ों में पढ़ा है वही सेम चीज़ें यहाँ पे कार्यकाल के संदर्भ में इसके 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, और अगला कार्यकाल समाप्त होने से पहले राज्य सरकार इसके लिए निर्देशित करेगी और अगला चुनाव 5 साल के भीतर उसको करा लिया जाएगा, जिससे कि अगली पंचायत के लिए दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। अब इसके बाद में अगला हमारा जो आर्टिकल आ जाएगा वो 243F के दायरे में आ जाएगा।
अनुच्छेद 243F जो आएगा आपका, उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। 243F इसमें अयोग्यताओं की बात कर रहा है। अयोग्यताएं यानी कि कौन व्यक्ति पंचायतों के लिए अयोग्य हो जाएगा, इसके लिए प्रावधान किया गया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी इसके लिए जो एक सीधा सा एक व्यवस्था है जो कि मतलब राज्य विधानमंडल का, एक तरह से इसको आसान शब्दों में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि राज्य विधानमंडल के सदस्य होने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वही पंचायत चुनाव के लिए, प्रतिनिधि के लिए होनी चाहिए। यानी कि आपका जो विधायक बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो आपको पूरी करनी होगी। वो रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप पंचायतों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अयोग्यताएं अगर वो आप मतलब अगर वो राज्य विधानमंडल के निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता रखता है, क्या करता है, राज्य विधानमंडल में चुने जाने के लिए योग्यता नहीं रखता है, ठीक है। तो अगर योग्यता नहीं रखता है तो वही अयोग्यताएं हो जाएंगी, मतलब यानी कि नहीं रखता है तो फिर वो चुनाव में नहीं आ पाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो चुनाव पंचायत का नहीं लड़ सकता है। यानी कि जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल के निर्वाचित होने की योग्यता रखता है वही चुनाव लड़ सकता है, और अन्यथा कोई नहीं लड़ सकता है। उसके लिए आप लोग जानते हैं कि जैसे विधायक जो चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर होनी चाहिए। तो 21 वर्ष की आयु भी पूरी कर लिया हो। तो बेसिक चीज़ें सेम वही जो है वही व्यवस्था है। या समय समय पर राज्य विधानमंडल द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है, कोई नियम में कोई परिवर्तन किया जा रहा है पंचायतों को लेकर। जैसे अभी मैंने इस बारे में बात की आपसे कि अभी देखिए सरकार ये व्यवस्था लाने जा रही है कि जिनके 2 बच्चों से ज़्यादा होंगे वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो एक नया आर्टिकल, मतलब एक नया सुधार जुड़ जाएगा। तो वही चीज़ें इसमें आएंगी। वो अनुच्छेद 243F में होगा कि राज्य विधानमंडल समय समय पर जो दिशा निर्देश जारी करेगा अयोग्यता के संदर्भ में, यानी कि जिसके 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे हैं वो क्या हो सकते हैं, कैंडिडेट नहीं बन सकते। लेकिन अभी तक क्या था, नहीं था ऐसा। तो समय समय पर राज्य विधानमंडल जो कानून बनाता जाएगा उस हिसाब से इसमें परिवर्तन किए जाएंगे। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला आर्टिकल हम लोगों का है वो 243I के तहत है। इसमें इसके तहत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी मैंने बात की थी 243I में है। इसमें क्या है, वित्त आयोग के बारे में कह रहा है, वित्त आयोग के गठन के बारे में बात कही गई है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक, तो अनुच्छेद 243I के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है बेटा, राज्यपाल करते हैं। तो ध्यान में रहे कि राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेंगे। क्या करेंगे, राज्यपाल महोदय वित्त आयोग का गठन करेंगे। और जो वित्त आयोग हमारा है वो आर्टिकल 243I में इसका उल्लेख किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको जबान पे याद होना चाहिए। अगला है जो है 243K में, 243K जो है आपका है 243K। इसमें कि इसके बारे में बात की गई बेटा, निर्वाचन आयोग। किसके बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में। भाई निर्वाचन आयोग तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है किसी भी चुनाव के लिए, राज्य स्तर की चाहे निर्वाचन आयोग हो या चाहे केंद्र स्तर पे। तो पंचायतों में निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में उपबंधित किया गया। अनुच्छेद 243 के तहत यह बात बताई गई कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। और राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, क्या होता है, एक निर्वाचन आयुक्त होता है जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। और तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त उसी के आधार पर उसी प्रक्रिया से उसे पद से हटाया जा सकता है, जिससे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, यानी कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसको उसके पद से हटाने के लिए आसान प्रक्रिया नहीं है। ये स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है, इसे कोई सरकार ईजिली नहीं हटा सकती है। इसको हटाने के लिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है सेम उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। यानी कि जो सरकार है, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल का सीधे इस पर हस्तक्षेप नहीं होता है। कारण ये रहता है कि जिससे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके, है ना। तो एक तरह से कहिए कि इनके हटाने की प्रक्रिया से अगर आप आधार बना करके देखें तो एक तरह से कहिए स्वतंत्र निकाय के रूप में ये निर्वाचन आयोग कार्य करते हैं। इसको आप ध्यान में रखें, क्योंकि जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया है सेम वही प्रक्रिया इनके ऊपर भी, राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर भी लागू होती है। क्लियर, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके अलावा बेटा
अगला जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इससे भी है। अगर मान लो निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद वगैरह है तो 243 जो कहता है 243 जो कहता है, यह अनुच्छेद कहता है क्या, ध्यान से सुनिएगा, ये कहता है क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, इसको तो बहुत बारीकी से आप ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन संबंधी विवादों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। क्या करता है कि पंचायतों संबंधी कोई विवाद है, क्या है, कोई विवाद है तो उसमें न्यायालय में जाने से रोकता है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 जो कहता है वह कहता है न्यायालय में ना जाइए, न्यायालय में ना जाइए, मतलब न्यायालय में ना जाइए का मतलब है इस विवाद को लेकर के न्यायालय में ना जाने की बात करता है, जिसे पंचायतों को स्वतंत्र रूप से कार्य किया जाए। हंसते रहा करिए, हंसते हैं सभी लोग अच्छे लगते हैं। बहरहाल मैं देख रहा हूँ सभी लोग हंस रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो पढ़ाई तो बोरियत नहीं लगेगी आपको, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा इन सब चीज़ों में। तो इसमें क्या करें, निर्वाचन संबंधी कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी विवाद होता है तो अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों को चुनाव संबंधी विवाद के विषय में न्यायालय में हस्तक्षेप से रोक लगा दी गई है, ठीक है। न्यायालय में, न्यायालय के हस्तक्षेप से रोक। अब बाकी आप लोग देखिए बहुत समझदार हैं, आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, बिकॉज आप लोग यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यूपीएससी के स्टूडेंट बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, समझदार होते हैं। आप लोग देख रहे हैं पंचायतों में इस बार जो उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नमेंट ने चुनाव किया, आप लोग देख ही रहे हैं कितना से निर्विरोध लोग चुने गए, है ना। और लोकतंत्र में निर्विरोध चुना जाना कहीं से अच्छा नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र की सबसे प्यारी और एक खासियत होती है कि अगर कोई चीज़ मतलब वो उसमें कोई व्यक्ति अगर निर्विरोध चुना जाता है तो देखिए दो कंडीशन होती है, या तो वो व्यक्ति इतना बेहतर है कि उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होना चाहता है, दूसरी चीज़ ये है कि या तो कोई डर बस उसके खिलाफ नहीं खड़ा हो रहा है। तो दोनों स्थितियां बनती हैं। तो आज की डेट में पॉपुलर होना, लोग ज़बरदस्ती खड़े हो जाते हैं, शौक बस एक भी मत नहीं पाएंगे लेकिन वो भी खड़े होते हैं। तो मोस्टली निर्विरोध होना किसी चीज़ के लिए, लोकतंत्र के लिए एक तरह से कहिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। बस इतना आप समझिए कि लोकतंत्र, एक अच्छा लोकतंत्र वही होता है कि जहाँ पर लोग निर्विरोध ना हो, और अगर निर्विरोध लोग हो रहे हैं तो समझिए कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। और लोकतंत्र में ये भी एक खासियत होती है कि जैसे अब भारत में देखिए, अब पिछले कुछ वर्षों से आप देख रहे हैं आदरणीय मोदी महोदय, प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय मोदी जी, उनके बारे में देखते हैं कि मतलब एक व्यक्ति के तौर पे पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत के पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उन्हीं के आधार पर ही सारे चुनाव मोस्टली हुए और उसमें लोग जीते भी। बहुत सारे ऐसे सांसद महोदय लोग भी आदरणीय प्रधानमंत्री के माध्यम से ही जीत गए, उनको लोग जानते नहीं थे, वो लोगों ने प्रधानमंत्री महोदय को ही आधार बना करके उनको मतदान कर दिया और वो लोकसभा में सीटें पा गए। तो बहुत सारे ऐसे वीर रहे हैं जो कि मोदी जी के कृपा पात्र से ही वो सांसद हो गए, जबकि उनका कुछ अपना व्यक्तिगत कोई रोल नहीं था। तो ये देखिए एक चीज़ तो देखने में हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये बहुत बेहतर चीज़ नहीं है। लोकतंत्री व्यवस्था में कहीं भी पर भी एक व्यक्ति के अगर कोई चीज़ सत्ता समाहित होती है तो वहाँ पर ये इसके लिए एक शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र की एक पहचान खासियत होती है कि इसमें देखिए संसदात्मक शासन व्यवस्था में गठबंधन की सरकारें होती है, गठबंधित लोग होते हैं, संगठित जब लोग होते हैं तो वहाँ पर व्यक्ति के डिक्टेटर होने की चांसेस घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। बहरहाल हम लोग इस पर कभी और चर्चा करेंगे। इसमें जानिए कि तो जो यहाँ पर क्या हस्तक्षेप, मैंने बात की कि न्यायालय के हस्तक्षेप से रोक है, तो अभी निर्विरोध जैसे चुने गए हैं बहुत सारे लोग, तो कोई उसमें जाए कि भाई हमारे हम भी ऐसा वैसा कुछ करके अपनी समथिंग अपनी बातों को रखे, तो नहीं, वो न्यायालय में नहीं जाना चाहिए, उसको नहीं जा सकता है, ठीक है। इस तरह का प्रावधान कर दिया गया है। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि बाकी क्या मैसेज दे रहा है ये अनुच्छेद, किस तरह की बातें कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 243M के बारे में देखते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 243M क्या कहता है अनुच्छेद, समझ में आ रहा है ना बच्चों? उम्मीद है आ ही रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कारण क्या है, पढ़ेंगे नहीं तो हमारा काम कैसे चलेगा। अब 16 आर्टिकल्स हैं, अब हमको याद करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछ लेगा हमें कुछ नहीं पता है, ना आपको पता है ना हमें पता है, लेकिन हम अनुमान कर सकते हैं कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें सारे बिंदुओं पे ध्यान देना होगा। अनुच्छेद 243M में क्या कहता है बेटा, वो कहता है कि भाग 9 पंचायतों से संबंधित प्रावधान
अधो निम्नलिखित राज्यों एवं क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। यानी कि देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही क्रूशियल ये टॉपिक है। इसमें जो अनुच्छेद 243 एम जो कहता है, वो एम ये कहता है बच्चों कि जो भाग 9 में जो बातें बताई गई हैं, यानी भाग 9 में पंचायतों के संदर्भ में जो बात कही गई है उनके बारे में उनको लागू नहीं होता है। कहाँ कहाँ नहीं लागू होता है, कुछ जगहों के बारे में बताएगा, वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। कहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इनके बारे में कुछ बिंदु हैं हम लोगों के पास में, 5-7 बिंदु हैं, उनको बहुत बारीकी से आप लोग ध्यान दे दीजिए तो उसको हम लोग समझ जाएंगे। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। राज्यों एवं क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। कहाँ पर लागू नहीं होता है, देखिए कि अनुच्छेद 244, 243 के बाद तुरंत आ जाता है अनुच्छेद 244। तो 244 में 2 भाग दिए गए हैं, खंड 1 और खंड 2, ठीक है। खंड क कह सकते हैं या खंड क ना कहिए, खंड 1 और खंड 2 कहिए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अनुच्छेद 243 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, खंड 1 में जो आपका दे रहा है बच्चों, खंड 1 में और खंड 2, ठीक है, खंड 1 खंड 2। तो खंड 1 में आपका जो बात बता रहा है वो ये कह रहे हैं अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, और ये है आपका जनजातीय क्षेत्र। बात क्या कर रहा था मैं बात कर रहा था अनुच्छेद 243 एम के बारे में बात कर रहा था। वहाँ पर ये बात बताई गई क्या कि भाग 9 में जो उपबंधित किया गया कानून वो इन पर लागू नहीं होता है। किस पर, अनुच्छेद यहाँ पर आप देखेंगे 244 में जो वर्णित है बातें, वो कह रहा है खंड 1 में कह रहा है अनुसूचित क्षेत्र और खंड 2 कह रहा है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र। यहाँ पर जो है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों पर क्या होगा, भाग 9 यानी कि पंचायतों के संदर्भ में कानून लागू नहीं होंगे। अब यहाँ पर क्या हो, जनजातीय क्षेत्र आप जा रहे हैं, अनुसूचित क्षेत्र यानी कि वे आदिवासी जो क्षेत्र हैं उनके बारे में उल्लेखित कर रहा है, बात बता रहा है, ठीक है। तो समझिए इसके बारे में क्या क्या कहते हैं। इसमें पहला जो आपको बताया गया पहला बिंदु इसमें है 243 एम में, वो यही है अनुच्छेद 244 के खंड क में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र और खंड 2 में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उल्लेखित किया गया है। इसके साथ साथ क्या कहा गया, दूसरा बिंदु है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये 3 स्टेट के नाम आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से स्टेट हैं, नागालैंड आपका है, मेघालय है और मिजोरम। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। क्या कौन से क्षेत्र हैं, यही जनजातीय क्षेत्रों वाले, अनुसूचित क्षेत्रों वाले ये क्षेत्र हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इन क्षेत्रों में क्या उल्लेख किया गया है, यहाँ पे पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद, एक स्तरीय जनजातीय परिषद का गठन किया गया है। किनमें, इन 3 स्टेटों में। आप ध्यान रखिएगा, मेघालय है, क्या क्या है, मेघालय है, नागालैंड है और मिजोरम आपका है, ठीक है। ये 3 राज्य आपके हैं जहां पर पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। पंचायतों का गठन नहीं किया गया का मतलब ये त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन नहीं किया गया है बेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या, वही एक स्तरीय पंचायतों का गठन किया गया है जिसे जनजातीय परिषद का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, जनजातीय परिषद, जनजातीय परिषद, ठीक है। तो स्टेट के तीनों नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है आपका। इन तीनों नामों को आपको ध्यान में रखना है, मेघालय है, नागालैंड है और तीसरा आपका मिजोरम है आपका, ठीक है। तो ये 3 बिंदुओं पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 3 स्टेट आपके जो मिलते हैं इस क्षेत्र में मिलते हैं आपको, क्या है, मिजोरम में, आप मिजोरम है, मिजोरम है। इसके बाद में आप लोग बात कर लीजिए, अगला बिंदु जो है वो मणिपुर के बारे में बात करता है, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के बारे में क्या उल्लेख किया गया है इसमें, ये भी ध्यान सुनिए। मणिपुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषद विद्यमान है, यानी कि मणिपुर का कुछ जो क्षेत्र है, मणिपुर का
कुछ जो क्षेत्र है वहाँ पर जिला स्तर पर अगर वहाँ के लिए कुछ कानून बना करके वहाँ पर जिला परिषद का अगर गठन कर दिया गया है तो उस वहाँ पर भी उस रूप में लागू होगा, यानी कि पंचायतों का गठन वहाँ पर भी पूर्ण रूप से लागू नहीं करने की बात कही गई है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा और देखिए पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जान रहे हैं ना, जो कि सिक्किम के पास का वो जो ऊपर वाला हिस्सा अपना पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, जहाँ पर चाय की खेती बड़े पैमाने पे होती है। और वो क्षेत्र कैसा है, वह भी अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्रों में से आएगा, इन्हीं में से अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्रों में से कोई एक है। तो वहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं बच्चों, वहाँ के लिए विशेष उपबंध किया गया। वैसे देखा जाएगा तो पूरे पश्चिम बंगाल में, तो मैंने बताया अभी आपको उल्लेख किया कि 4 स्तरीय पंचायतों की व्यवस्था की गई थी, जहाँ पर आपने अंचल परिषद, फिर आंचलिक परिषद के बारे में, अंचल पंचायत और आंचलिक परिषदों के बारे में बात की थी, ठीक है। तो वो तो पूरे उसमें पश्चिम बंगाल के लिए उल्लेखित है, लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र है वहाँ के लिए उपबंधित किया गया है कि अगर वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था है तो वहाँ पर ये लागू नहीं होगी पंचायतों के बारे में, ठीक है। ओके, आगे की बात देखते हैं। तो ये तो बात हो गई हम लोगों की इसके संदर्भ में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 अंगा में क्या क्या बातें उल्लेखित की गई थी और वो कुछ महत्वपूर्ण बातें उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 243 अंगा के खंड 4 क में संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि विधि बनाकर पंचायत संबंधी विधान में वर्णित अनुसूचित तथा आदिवासी क्षेत्रों में लागू कर सकती है, ठीक है। क्या कहता है अनुच्छेद, ध्यान से आप लोग उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कुछ भी तथ्य हम लोगों का छूटे ना, इसका मैंने प्रयास किया है। इसका अर्थ से थोड़ा टॉपिक बड़ा भी हो सकता है बच्चों, लेकिन फिर भी आप लोग देखिए, चूंकि पढ़ना है आपको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन हमारे इस क्लास से ना छूटने पावे कि जो कि क्वेश्चन आ जाए और आपसे छूट जाए, इस नाते इसका प्रयास किया जा रहा है। 243 अंगा में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 243 अंगा में, अनुच्छेद 243 अंगा में ये बात उल्लेखित की गई है, ठीक है। इसमें क्या उल्लेखित किया गया है, इसके खंड देखिए, इसमें कई खंड हैं। खंड 4 ख में कहा गया है, इसी के खंड 4 ख में क्या बात बताई गई है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह विधि बनाकर पंचायत संबंधी विधान में वर्णित अनुसूचित तथा आदिवासी क्षेत्रों में लागू कर सकती है। यानी कि यह जो पंचायत की व्यवस्थाएं हैं, जो पंचायत, जैसे आपने देखा कि अभी आप लोगों ने देखा कि पंचायत वाले मतलब जो है आदिवासी क्षेत्रों में जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्रों में या जनजाति क्षेत्रों में भाग 9 को लागू, पंचायतों को लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर संसद चाहे तो विधि बना करके, है ना, इसमें यह बताया गया कि संसद चाहे तो विधि बना करके यह उन क्षेत्रों में भी लागू कर सकती है। क्लियर। एक तो आपको बताया गया कि अभी कि संसद लागू मतलब जो है अनुच्छेद 243 M कहता है कि इन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, भाग 9 में क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। जैसे 244 में भी बताया ना, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया। 243 में बताया था मैंने, अनुच्छेद 244 में मैंने बताया खंड 1 में और खंड 1 और खंड 2 है। तो खंड 1 में अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में है, खंड 2 में क्या है, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है। और इसमें उल्लेखित किया गया है कि मतलब इनमें भाग 9 लागू नहीं होगा, मतलब भाग 9 यानी कि पंचायतों के बारे में लागू नहीं होगा। लेकिन अगले ही अनुच्छेद में कह दिया गया, अनुच्छेद 243 अंगा में बात बता, अंगा के खंड 4 ख में कहा दिया गया कि अगर संसद चाहे तो विधि बना करके, कानून बना करके और जनजातीय क्षेत्रों में भी मतलब जो है पंचायतों की स्टेब्लिश कर सकती है। इसी को उद्देश्य में रखते हुए 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम पारित किया गया, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों उपरांत 24 दिसंबर 1996 को लागू कर दिया गया। और इसी अधिनियम को ही पेशा के नाम से भी जाना जाता है, पेशा, ठीक है। तो पूछ लेगा कि पेशा अधिनियम किससे संबंधित है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पंचायतों के संदर्भ में आपका है, संसद को विधि बना करके शक्ति दी गई है कि जो कि इसमें लागू किया जा सकता है। ये तो आपका मोटा मोटा एक तरह से इंपॉर्टेंट बिंदु हो गए। लेकिन इसके अलावा हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण फैक्टर्स के इसी के संदर्भ में देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आया, बहुत बिल्कुल आया होगा, डेफिनेटली क्यों नहीं आएगा, आप लोग टैलेंटेड है तो बिल्कुल आएगा आपको। लेकिन इसके बाद में भी अगर कुछ छूटा है तो ये जो बिंदु मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप लोग कॉपी पेन ले करके इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि पंचायतों के संदर्भ में कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्या आप करने की स्थिति में हैं। तो गोवा देखिए, इसमें क्या है,
नोट के बिंदु में देखेंगे गोवा की त्रिस्तरीय पंचायत जिसे हम लोगों ने देखा ना, गोवा भी स्टेट ऐसा है कि जहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत हैं, तो गोवा भी त्रिस्तरीय पंचायत के अंतर्गत तो क्या ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत है, तो वहाँ पर नहीं है बेटा, वहाँ पर ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है और तालुका समिति है। तालुका समिति, ठीक है। पहला है ग्राम पंचायत, जिला परिषद, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो नाम यहाँ पे तालुका समिति के रूप में है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये गोवा में है, ठीक है। वहाँ पर क्षेत्र पंचायत ना होकर तालुका समिति के रूप में गोवा में इसका उल्लेख किया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और एक बात और भी जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, अभी तक आप लोगों ने देखा कि आरक्षण की बात जो बताई वहाँ पे मैंने बताया SC ST और उसके बाद में महिलाओं को आरक्षण ही दिया गया पंचायतों में, लेकिन आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पर अल्पसंख्यकों को पंचायतों में आरक्षण की देने की बात कही गई है और वहाँ आरक्षण दिया गया है। तो पूछ सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर पंचायतों में अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि आंध्र प्रदेश आपका ऐसा स्टेट है कि जहाँ पर पंचायतों में अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण दिया गया है, ठीक है। और महिलाओं के लिए अगला बिंदु है, महिलाओं के लिए पंचायतों में तीनों स्तरों में, महिलाओं के लिए पंचायतों के तीनों स्तरों में, यानी कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये तीनों स्तरों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई। 50% आरक्षण देने की बात कही गई है। कितने परसेंट बात कही गई है? 50% आरक्षण देने का प्रावधान के बारे में बात कही गई है। लेकिन ये 50% आरक्षण देने वाली जो व्यवस्थाएं की गई किन किन स्टेटों में लागू है, तो वो ध्यान में रखिएगा। 3 ही स्टेट वर्तमान समय में विद्यमान हैं जिनमें 50% महिलाओं को तीनों स्तरों पर आरक्षण दिया गया है। वो आपका मध्य प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश आपके हैं। ये 3 स्टेट आपके पड़ते हैं। इन 3 स्टेटों के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड कौन कौन से? मध्य प्रदेश, बिहार और कौन है? उत्तराखंड। ये 3 बहादुर ऐसे हैं, 3 बहादुर स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने यहाँ महिलाओं को 50% पंचायतों में आरक्षण दिया है, ठीक है। बाकी लोग अभी सोच विचार रहे हैं, विचार करने के उपरांत ये लोग भी अपने यहाँ लागू कर देंगे, है ना। महिलाओं की भारत में स्थिति के बारे में आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, महिलाओं की स्थिति क्या है और ये सब चीज़ें, मतलब इतना जटिल मुद्दा है। इस पे तो बिल्कुल आरक्षण 50% कर देना चाहिए। जब 50% मेल है, 50% फीमेल है, तो आरक्षण देने में क्या दिक्कत है भाई? 50% उनको सीटें होनी चाहिए। हम जब समानता के अधिकार की बात करते हैं और उनको समान लाने की बात करते हैं महिलाओं को, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कर देना चाहिए। तो इसमें सोचने विचारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तत्काल इसमें निर्णय ले लेना चाहिए। और इतना लंबा समय लग रहा है, 75 साल में आप विचार कर रहे हैं, तो ये समानता को कहीं ना कहीं इस रूप में मेरे हिसाब से ये ठीक चीज़ नहीं है। सरकार को कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बहादुर राज्य हमारे यहाँ हैं जो महिलाओं को पंचायतों में कम से कम 50% आरक्षण की बात कर देते हैं। ये चर्चा बहुत लंबे समय से, पिछले बहुत लंबे वर्षों से चल रही है, लेकिन धीरे धीरे प्रक्रिया हो रही है। धीरे धीरे आरक्षण देंगे। अभी देने में इनको कुछ दिक्कत हो रही होगी, शायद सारी सीटें जो मेल लेकर के बैठे हुए हैं, फीमेल्स को सीटें नहीं देने चाह रहे हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी 3 स्टेट हमारे जो हैं जो 50% आरक्षण दे रहे हैं पंचायतों में। वो कौन कौन से? मध्य प्रदेश है, बिहार है और छोटा सा अपना जो सुंदर सा प्राकृतिक क्षेत्र वाला प्रदेश है उत्तराखंड, वो भी क्या करें, महिलाओं को 50% आरक्षण की बात करता है, यहाँ पर देने की बात करता है, यानी प्रदान कर चुका है। क्लियर? ठीक है, आगे बात करें। केंद्र सरकार ने 2009 में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने का निर्णय लिया है, ठीक है। 2009 में भारत सरकार ने क्या किया? महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात को एक्सेप्ट कर लिया है। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देना है, ठीक है। तो 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात है, तो उसी आधार पे तो ये दे पा रहे हैं भैया। बिहार, उत्तराखंड और बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने दिया है। 2009 में प्रावधान कर दिया गया महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया जाए पंचायत में। केंद्र ने अप्रूवल दिया। अब देखिए, केंद्र में तो अप्रूवल दे दिया, लेकिन अब ये किसका विषय है? राज्य सरकार का विषय है। तो राज्य सूची का विषय एक तरह से कहिए है। तो अब राज्य सरकार चाहे तो दे 50%, राज्य सरकार चाहे ना दे। तो इन राज्य सरकारों ने चाहा 50% दे देना चाहिए तो दे दिया। बाकी लोग विचार कर रहे हैं, आगे चल करके विचार करने के बाद देंगे, ये भी देंगे। तो टाइम में लोग ले रहे हैं, लंबा समय ले रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। कुछ और राज्य हैं जहां पर एक स्तरीय पंचायतों के बारे में ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। केरल, जम्मू एंड कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम में एक स्तरीय पंचायत अर्थात ग्राम पंचायतों को
मतलब स्थान बना दिया गया, एक स्तरीय पंचायत के बारे में व्यवस्था की गई। तो ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा मत। केरल है, जम्मू एंड कश्मीर है, त्रिपुरा है, मणिपुर है और सिक्किम है। ठीक है, कुल टोटल आपके 5 स्टेट हैं, केरल, जम्मू एंड कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। ये आपके स्टेट्स हैं, ये 5 आपके राज्य हैं जो कि महिलाओं को पंचायतों में एक स्तरीय पंचायत की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ठीक, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, केरल, जम्मू एंड कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। ठीक है, ये 5 आप स्टेट याद रखिएगा, केरल, जम्मू एंड कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, ये जहाँ पर है एक स्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि आरक्षण, जैसे पंचायतों में आरक्षण का जो चक्रानुक्रम है वो क्या है, प्रत्येक राज्य में 5 वर्ष बाद ये चक्र चलता रहता है, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद ये सर्किल घूमती रहती है कि आरक्षण का प्रावधान कैसे कैसे हो। यानी कि इस बार आरक्षण, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है, मैंने बताया अभी आपको कि जहाँ पर BC को भी आरक्षित कर दिया गया, आरक्षण दे दिया गया है पंचायतों में, तो कि 5-5 साल बाद ये सर्किल बदलती रहती है। ठीक है, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ये सर्किल 10 साल बाद बदलती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अपवादिक स्थिति के तौर पे 10 साल में इसमें आरक्षण देने की बात कही गई है यहाँ पर, यानी कि आरक्षण का क्रम 10 साल के बाद परिवर्तित होगा, बाकी राज्यों में 5 साल के बाद बदलता है। इसके अलावा अगला पॉइंट है बच्चों, केरल राज्य में सांसदों एवं विधायकों को पंचायती राज संस्थाओं के पदेन सदस्यता नहीं प्रदान की गई है, वह केवल ग्राम सभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं। तो देखिए, केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सांसदों और विधायकों को, यानी कि MP और MLAs को ग्राम सभा में पदेन सदस्यता नहीं दी गई। पदेन यानी कि वो उसके अध्यक्ष मान लिए जाते हैं, सदस्य मान लिए जाते हैं, पदेन अध्यक्षता दी गई है। बाकी हमारे उत्तर प्रदेश और राज्यों में जब देखेंगे तो यहाँ पर जो MP और MLAs हैं ये ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में मान लिया जाता है इनको, लेकिन वहाँ पर क्या है, उनकी सदस्यता को नहीं दिया गया है। केरल में सांसदों और विधायकों को पंचायती राज संस्थाओं में पदेन सदस्यता नहीं प्रदान की गई है, केवल ग्राम सभा की बैठकों में शामिल हो सकते हैं, उसकी सदस्यता उनको नहीं दी गई है और बाकी राज्यों में दी गई है। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ये बात है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। इसके अलावा बच्चों, हमारे पास 4-5 ऐसे राज्य हैं, जैसे 5 राज्यों में आपने देखा केरल, जम्मू एंड कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में देखा एक स्तरीय पंचायतों की व्यवस्था है। उसी तरह से 5 स्टेट हैं, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा। ठीक है, यहाँ पर जो है 2 स्तरीय पंचायतों की व्यवस्था की गई है। ठीक, 2 स्तरीय पंचायतों की व्यवस्था कहाँ कहाँ की गई है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। असम है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है और हरियाणा है। असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा, ये यहाँ पर द्विस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था की गई है। क्लियर? और इसके अलावा जितने बचते हैं वो संपूर्ण स्टेट जो हैं वो आपको त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था वाले हैं। तो उसमें से आपका जो सबसे बड़ा राज्य है जिसमें अभी हाल ही में चुनाव हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, गुजरात है, तमिलनाडु है, राजस्थान है। यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था की गई है। तो ये आज का आप लोगों का महत्वपूर्ण बिंदु था जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी था और लगभग करीब में सारे क्वेश्चंस आपको आयोग में आए हुए, या कोई भी UPSC होगा, UPSSC है, जिस भी परीक्षा में आप देंगे, डेफिनेटली उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं से मिलेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसको 2 बार सुनिएगा, संपूर्ण क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। एक बार देखने के बाद आप प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, आपको बहुत आसान लगेगा। धन्यवाद।